इसमें स्वागत थोड़ा है सा आपका शीतल जी नई परख के मंच पर। एक बार फिर देश की जनता लंबे अरसे से कम पिछले 2 महीने से जिस बुरी खबर का इंतजार कर रही थी, वो खबर दरअसल उसे मिली गई। सरकार ने तमाम तरह की बातें करते हुए, तमाम तरह की पेशबंदी करते हुए, तमाम तरह की दलीलें रखते हुए, तमाम तरह का माहौल बनाते हुए पेट्रोल और डीजल की कीमत 3-3 रुपए बढ़ा दी और सीएनजी की कीमत भी उसने बढ़ाई। बुनियादी तर्क ये है कि हमने पिछले 4 साल से कीमतें नहीं बढ़ाई थी और 2 महीने से खाड़ी युद्ध के कारण जो सप्लाई शॉक लगा उसको भी सरकार एब्जॉर्ब कर रही थी। जनता तक नहीं पहुंचने दे रही थी। लेकिन विशेषज्ञों का कहना यह है कि ये तो 3 रुपए अभी बढ़ी हैं, धीरे धीरे करके 4-5 बार में और बढ़ेंगी और कम से कम 25 से 30 रुपए तक पेट्रोल और डीजल महंगा होगा। तो आप चूंकि आप इन विषयों के ऊपर विशेष निगाह रखते हैं, तो आप इस पूरी प्रक्रिया को कैसे देखते हैं और इसका कुल मिलाकर हम लोगों की जो ऊर्जा की स्थिति है उसके ऊपर संचित असर क्या होगा? देखिए, ये सरकार एक्चुअली शुरू से ही देश को डिसीव कर हम्म। रही है इस मामले में, और मैं इस पे बहुत तल्ख बात कहना ही चाहता हूँ। मनमोहन सिंह साहब के ज़माने में मैंने एवरेज हम्म। निकाला था और एक कार्यक्रम में उसको कहा भी, करीब 107-108 डॉलर प्रति बैरल उनको खरीदना हम्म। पड़ा था, उनके पूरे 10 साल के हम्म। कार्यकाल में। और जो ये सरकार है, इसको अपने पूरे कार्यकाल में 62 से 65 डॉलर के बीच हम्म। मिला, अब को हम्म। छोड़ के। अगर इस इन फरवरी से हम्म। पहले की हम बात करें, तो इसका एवरेज 62 से हम्म। 65 था। यानी लगभग मनमोहन सिंह के ज़माने के हम्म। आधे, और नहीं तो 55% हम्म। रेट पर इनको क्रूड हम्म। मिलता रहा। इन्होंने उससे जो लाभ कमाया, और उल्टा इन्होंने ये किया कि मनमोहन सिंह जी के ज़माने में डीज़ल 55-56 रुपए तक हम्म। गया था। इन्होंने उसको किसी भी राज्य में 87-90 के आसपास हम्म। पहुंचा दिया। यानी करीब 30 रुपए की वृद्धि तो इन्होंने पहले ही कर दी हम्म। आते ही। जबकि इन्होंने ये चुनाव लड़ रहे थे जब 2014 का, तो बाबा रामदेव जैसे लोगों से झूठ बुलवाते थे। तमाम टेलीविजन चैनलों पे वीडियो हम्म। उपलब्ध है कि आप उस सरकार को वोट देना चाहेंगे जो 30 रुपए में आपको डीजल पेट्रोल देगा, या उस सरकार को वोट देंगे जो आपको 70 रुपए में, 60 रुपए में हम्म। दे रहा है, हम्म। महंगाई बढ़ा रहा है। ये कह के ये हम्म। आए थे। और अब पूछा जाता है रामदेव से और उनसे, तो वो इधर-उधर की कलाकारियाँ दिखाते हैं, जैसा इस तरह के हम्म। लोग करते हैं। तो आए थे 30 रुपए करने, 30 रुपए और लाद दिया इन्होंने हम्म। आते ही, हम्म। सबसे पहले। और कहा क्या? उस समय क्या हम्म। तर्क दिया कि मनमोहन सिंह सरकार जो है, आपको जो डीजल और पेट्रोल के दाम कम दे रही थी, पे कर्जा लाद के गई थी, हमारे ऊपर बॉन्ड लदे हुए हैं, हमें तो पैसा चुकाना है, तो हमें आप पैसा चुकाने के लिए और पैसा चाहिए। ये कह के आए। वो कुल 1.25 लाख करोड़ के बॉन्ड थे। हम्म। थे बॉन्ड, यस, 1.25 लाख करोड़। और इन्होंने इस मद में ये पैसा बढ़ा के करीब 38 लाख करोड़ रुपया कमाया। हम्म। 38 लाख करोड़ रुपया हम लोगों से ज्यादा लिया इन्होंने, हम्म। और दाम खूब बढ़ा के इतने वर्षों तक किए। और इनके दोस्तों ने बहुत कमाया कि हमारे यहाँ एक और विंडफॉल हुआ। ये तो एवरेज है जो सरकारी खरीद का है, हम्म। 62 से 65। लेकिन रूस से हमें तेल कई बार 42 से 48 डॉलर में मिला, हम्म। जिसका मैक्सिमम हिस्सा रिलायंस ने उठाया। हम्म। और रिलायंस ने उसको शोधन करके उसको पेट्रोल डीजल में बदल के भारत में नहीं बेचा, हम्म। उसको सब उसने यूरोप में बेचा। हम्म। और वो वहां उसको अतिरिक्त दाम पर उसने यूरोप को बेचा, और उससे उसने तो बहुत ज्यादा पैसा कमाया। अकेले उसको कहा जाता है कि उसने करीब 18 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा सिर्फ रिलायंस ने कमाया है। हम्म। तो इन्होंने अपना एक तो सरकारी खजाने में बहुत पैसा इकट्ठा किया, और अपने दोस्तों के खजानों में बहुत अच्छा पैसा इकट्ठा किया। और उसके बाद उसने 10 लाख की हुंडी जो है जाके सिंगापुर के बैंक में रख दी, यहां से निकाल के। हम्म। ये इन्होंने इस बीच किया, तो हमें कोई फायदा इसका नहीं दिया। जो इनके जमाने में क्रूड के दाम कम थे, और उससे जो फायदा सरकार को मिला, वो फायदा हमें आपको बिल्कुल नहीं मिला। हमसे हम्म। आपसे ज्यादा लिया गया बहुत बड़े पैमाने पे। ये तो पहले ही बहुत पैसा बढ़ा चुके थे। इसके बाद अब जब ये कठिनाई आई, जब अब इनको 108, 105, 90, 95 स्पॉट पे कभी 120 इसके बीच खरीदना पड़ रहा है, इधर इधर के बाद, फरवरी के बाद, जब से हम्म। युद्ध शुरू हुआ है।
तो अब इनको एकाएक स्टॉक और सब में जब चैलेंज आया और इनका मुनाफा घटा, तो पहले इन्होंने जो इस पैसे को लेते कैसे थे, एक्साइज ड्यूटी में लगातार वृद्धि करते जाते थे। 3 रुपए से शुरू होते होते वो 3% से शुरू होते 30% 32% तक पहुंचा लिया था इन्होंने जी को। अभी घटाया है जब ये झगड़ा शुरू हुआ है। जी स्क्रीन कुछ गड़बड़ हो रहा है, आपकी ओर जी से हो रहा है, हमारी ओर जी, से हो रहा आपकी आपकी तरफ से हो रहा है। है? हमारी तरफ से हो रहा है तो क्यों कर रहा हाँ, है भाई आप ये? और ज्यादा फोकस में आ गए हो थोड़ा तो। हाँ, नहीं नहीं, वो तो सही है, लेकिन ये क्यों जादू कर रहा है, क्यों? हाँ हाँ, अपने आप ही। हाँ, अब ठीक है, ठीक है, हाँ, ठीक ठीक। है, अब ठीक है जी, तो बोलिए। इन्होंने अब जाके क्या किया कि इसमें एक्साइज अपनी जो इन्होंने बढ़ा लिया था, एक्साइज के जरिए जो पैसा ले रहे थे, पहले इन्होंने उसको कम किया शॉक एब्जॉर्बर के तौर पर। हम्म फिर क्या हुआ कि उससे इनका काम नहीं चला, तो अब ये पैसा बढ़ा रहे हैं। हम्म और हम लोग ये बताते रहे थे आपके कार्यक्रमों में, आपने भी बताया, हम लोगों ने भी बताया था कि ये बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे, क्योंकि ये हालांकि ये पहले से बढ़ा चुके हैं। ये चाहें तो बिना बेईमानी किए हमें इस भाव पे दे सकते हैं, हम्म ये करेंगे बेईमानी, क्योंकि ये करते हैं ये ऐसा। ये जनता से ही वसूलेंगे और जनता से वसूलना इन्होंने शुरू कर दिया है। तो 3-3 रुपए की पहली किस्त बढ़ गई है। गैस जो कमर्शियल है, आप उसे देख रहे हैं कि वो 1400-1500 रुपए से 3100-3200 रुपए ऑलरेडी हो चुकी है एलपीजी की। हम्म और इसके बाद इनकी अव्यवस्था इतनी है। इस समय जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरे पास वीडियो भेजा गया है कटक से। हम्म वहाँ एक सरकारी वाहन में ये जो एम्बुलेंस होती, एक मरीज लाया जा रहा था एक रूरल एरिया से अस्पताल में, उसमें तेल नहीं था गाड़ी में, गाड़ी बीच में रुक गई और उसको तेल नहीं मिला, 2.5 घंटे वो वहीं खड़ी रही और वहीं मरीज मर गया। हम्म इसी तरह भुवनेश्वर में पेट्रोल पंप के लिए लाइनें लगी हुई हैं। हम्म जो हमारा इमरजेंसी स्टॉक रखने का सिस्टम है क्रूड का, उसमें 15% डिप्लीशन हो गया है। तो पिछले 3 महीने जब ये चुनाव लड़ते रहे हैं, 2 महीने, और कहते रहे सब चंगा सी, उस समय दरअसल ये क्रूड की सप्लाई इनकी कमजोर हो रही थी। एलएनजी तो है ही नहीं है। अभी भयानक क्राइसिस आने वाली है हमारे खाद के सेक्टर में। जुलाई से जो खाद हमें यूरिया, डीएपी और ये सब चाहिए, ये हमारे पास नहीं है। हमारे 30 कारखाने 32 में से चलते हैं एलएनजी से। वही हमारा कच्चा माल भी है, वही ईंधन भी है। और वो हमारा कतर से आता था, कतर में क्राइसिस है। उस क्राइसिस में भी हमारा चाहे अनचाहे एक रोल है, और उसकी कीमत हम चुका रहे हैं, और भारी कीमत हम चुकाएंगे। तो ये हम एक बड़ी कठिनाइयों के दौर में आ गए हैं। और कल तो आश्चर्यजनक घटना हुई। हम लगा जैसे हमारे प्रधानमंत्री ने अपने को ट्रंप जी के अवतार में पूरी तरह से इवॉल्व कर लिया है। वो इस समय विदेश में है, तो वहां से ट्वीट पर उन्होंने एक खबर का सीएनबीसी के खंडन किया है अपने ट्वीट में। उनके पास सूचना विभाग है, उनके पास हर मंत्रालय के पास इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स हैं, लेकिन पहली बार ऐसा इतिहास में हो रहा है कि एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भारत के प्रधानमंत्री, जैसा कि ट्रंप किया करते हैं, ट्रंप करते हैं, ट्रंप एक दूसरी तरह की प्रशासनिक व्यवस्था के प्रमुख है, वहां राष्ट्रपति वगैरह ये करते हैं। भारत एक दूसरी तरह की प्रशासनिक व्यवस्था है। लेकिन कल सीएनबीसी की एक खबर जिसमें ये कहा गया कि हमारे जो विदेश यात्राएं अब होंगी, उस पर सरकार टैक्स लगाने जा रही, नया टैक्स लेके आने वाली है, का उन्होंने रात में वहां से खंडन किया है अपने ट्विटर अकाउंट पे। प्रधानमंत्री ने कहा है कि ये फेक न्यूज है, और सीएनबीसी उनके दोस्त अंबानी का ही चैनल है। तो ये इंटरेस्टिंग चीजें हो रही हैं हमारे आपके सामने। जी जी जी, मैं कल प्रोफेसर अरुण कुमार से बात कर रहा था, जी तो उनका आकलन ये था कि सरकार ये जो कह रही है कि हमारा तेल का जो भंडार है वो इतना इतना घट गया है, 10 जी या 12% घट गया है। उनका जी कहना है कि ये सब बहुत ही छिपा रहे हैं, तेल का भंडार बहुत ज्यादा घट गया है। जी और उन्होंने तरह तरह से इस बात को दिखाया कि जी तेल के भंडार में इतनी ज्यादा कमी हो गई है कि जी ये मुश्किल से ये लोग 12-15 दिन ही चला पाएंगे। इनकी जी तेल की सप्लाई चूंकि बाधित है, और जी पूरा मसला ही खाड़ी युद्ध के बाद सप्लाई शॉक का है, जी इसलिए इससे ज्यादा ये नहीं चला पाएंगे। जी तो अगर ये वास्तव में यही स्थिति है शीतल जी, जी तो फिर ये आगे कैसे अर्थव्यवस्था को मेंटेन करेंगे? मैंने आपको बताया ना, अभी भुवनेश्वर में 2-2 2.5 किलोमीटर की लाइन मोटरसाइकिलों की लगी हुई है। जी उनको 250 ml या 300 ml एक गाड़ी को दिया जा रहा है कि वो अपनी इमरजेंसी जरूरतें पूरी कर सकें। तो इनकी वहां तो डबल इंजन सरकार है ना, ये भी नहीं दोष डाला जा सकता कि वहां कोई राज्य सरकार किसी दूसरे दल की है, उस पे अव्यवस्था का या किसी चीज का बोझ डाल देंगे। इनकी सरकार के दौर में अगर आपके अपने क्षेत्रों में सब जगह तेल की आपूर्ति बाधित है,
तो जो प्रोफेसर साहब कह रहे हैं, उस हम्म, चीज में मैंने उस आंकड़े को उस तरह से अभी चेक नहीं किया है। हम्म, मैं उनको जानता हूँ कि गंभीर अध्येता है, वो ठीक जी, कह रहे होंगे। हम्म, तो ये कठिनाई बिल्कुल इस स्तर पे या इससे भी ज्यादा बुरे स्तर पर पहुंच चुकी होगी। और ये पूरी अर्थव्यवस्था पर, जो अभी एक कोटक महिंद्रा वाले चीफ ने कहा है, अब तो ये इंडस्ट्री से कहलवा रहे हैं ना कि हम्म, बिग शॉक के लिए तैयार हो जाइए। हम्म, तो शॉक माने धक्का, धक्का तो इस देश में गरीब को ही लगता है ना। धक्का हम्म, किसको लगेगा? हमको, हम्म, आपको लगेगा, साधारण लोगों को लगेगा। हर धक्का साधारण लोगों को लगना है। प्रधानमंत्री के तो वाहन में उनको पैदल नहीं चलना पड़ेगा, उनके जहाज में ईंधन रहेगा, हम्म, उनकी विदेश यात्राओं में कोई कटौती नहीं होगी, उनके मित्रों की समस्याओं को हल करने के लिए वो सदा उपस्थित रहेंगे। जैसे उनकी फिलहाल की नार्वे यात्रा के बारे में सूचनाएं आई हैं, विदेशी माध्यमों से ही आई हैं, कि नार्वे में जो पेंशन फंड है, उसने अडानी ग्रीन नाम की कंपनी को ब्लैक लिस्टेड किया हुआ है। हम्म, तो इस नार्वे यात्रा का जो प्रमुख उद्देश्य है, वो अडानी पर लगे हुए उस ब्लैक लिस्टेड वाले दाग को व्हाइट लिस्टेड कराना, ये लक्ष्य है। हमारे अनफॉर्चुनेटली प्रधानमंत्री की ज्यादातर यात्राओं में इस तरह के संदर्भ आ जाते हैं, जो हमारी पूरी जो विदेश नीति की कथित कवायद है, उस हम्म। लगता है कि सिर्फ एक उद्योगपति को बार बार लाभ पहुंचाने या उस पर होने वाली अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का निदान कराने के लिए होती है। अच्छा, जब परिस्थिति इतनी खराब है, अंदेशों से भरी हुई है और सरकार के पास कोई बफर नहीं है भविष्य के लिए, तो ऐसी स्थिति में जो मोदी सरकार है, जी। जहां तक मुझे दिखाई पड़ता है, हो सकता है मैं ठीक न देख पा रहा हूं, इसके अंदर ऐसी कोई बेचैनी नहीं दिखाई पड़ती। नहीं, इसके अंदर एक मिनट, इसके अंदर ऐसी कोई छटपटाहट नहीं दिखाई पड़ती, घबराहट नहीं दिखाई पड़ती, कोई बड़ी योजना बना रहे हों। ये लोग इस तरह से आराम से हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं, सब कुछ ठंडा-ठंडा चल रहा है। उनके प्रवक्ता तमाम इधर-उधर के आंकड़े देकर टीवी चैनलों पर अपना बचाव कर रहे हैं, और तरह-तरह के नैरेटिव चला के इस पूरी परिस्थिति को पृष्ठभूमि में डालने की कोशिश हो रही है। जी। देखिए, इनकी एक सामर्थ्य है, हुँ, जो इन्होंने अर्जित कर ली है इस दौर में। हुँ, वो ये है कि ये किसी भी किस्म की स्थिति को हुँ, अ, अपने विपरीत परसेप्शन में बदलने नहीं देते। इनके पास एक मीडिया संकुल है, हुँ, जो इनके लिए तरह तरह के झूठ गढ़ने और उसको लोगों में स्थापित कराने में सफल है अब तक। हुँ, हुँ, और इनकी चुनावी सफलताएं उसकी गवाही देती हैं कि इतनी कठिनाइयों के बावजूद, हुँ, ऑक्सफैम की रिपोर्ट सुन चुके हैं हुँ, कि 70% भारतीयों की इनकम पिछले 12 वर्षों में बढ़ी नहीं है, घटी है। हुँ, जाहिर है कि उनकी परचेजिंग पावर कम हुई है, हुँ, लेकिन इन 70% में आप और हम बिल्कुल महसूस करते हैं कि अधिकांश हिस्सा इनको वोट देता है। जी। तो ये इसलिए संभव हो पा रहा है क्योंकि जो सूचना का हमारा पूरा ढांचा है, हुँ, इस ढांचे को पूरी तरह से करप्ट कर पाने में ये बहुत सफल है। तो किसी भी चीज के बारे में ये उल्टी सूचनाएं स्थापित कर सकते हैं, हुँ, और दोष के लिए कभी नेहरू जी को ढूंढ सकते हैं और कभी राहुल गांधी पे डाल देंगे, कभी किसी विपक्षी पे डाल देंगे, और कभी नहीं होगा आप पे हम पे डाल देंगे। तो ये इनकी एक सफलता है। इसकी वजह से ये इस दौर में इतनी बड़ी-बड़ी गफलतों के बावजूद, जैसे इन्होंने किस मामले में कितनी बड़ी गफलत नहीं की। इन्होंने नोटबंदी की, लाइनों में लोग मर गए। ये देश भूल गया। लाइनों में लगे अपना पैसा अपने बैंक से अपने काम के लिए निकालने के लिए लाइन में खड़े होकर आदमी मर गया, और इन पर कोई दोष नहीं गया। इन्होंने कहा था कि हम इससे काला धन लेके आने वाले हैं, 3-4% अभी निकलेगा, 0% निकला। हुँ, इन्होंने कहा 16-17 लाख करोड़ रुपया हमारा है, हम इसको डिजिटल करेंसी से एक्सचेंज करेंगे तो अब हमें 8-10 लाख करोड़ ही लगाना पड़ेगा। इस समय 34 लाख करोड़ की नकदी हमारे मार्केट में है, हुँ, दुगनी हो गई। किसी चीज में हमने इनको सफल होते हुए नहीं पाया। जो जो योजना इन्होंने की, इन्होंने कहा मेक इन इंडिया, बढ़िया सा मॉडल बनाया और शेर चलता था सिक्कों से। आज उसका कोई नाम लेवा नहीं है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग हमारी 16.31 से घट के 13% पे आ चुकी है जीडीपी के। कोई बात ही नहीं कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग का चक्कर ही खत्म हो गया।
इन्होंने कहा 370 से हम कश्मीर की समस्या हल कर देंगे। अब कश्मीर पे कोई चर्चा नहीं होती, वहां डेमोक्रेसी खत्म है, वहां की राज्य सरकार चुन के आ गई, उसको कोई राइट ही नहीं दे रहे हैं। आपने उसके अधिकार छीन के वहां टुकड़ा अलग कर लिया, एक लद्दाख, वहां अलग विद्रोह टाइप सिचुएशन हो गई। वहां के एक राजनेता को आपने किया एक लंबे समय तक, एक जन नेता को। तो अब नया मणिपुर आपसे अलग क्रिएट हो गया। तो लॉ एंड ऑर्डर में, अन्य चीजों में जो भी आपने दावे की, कहा 2 करोड़ लोगों को सालाना हम रोजगार देंगे। रोजगार के आंकड़े बता रहे हैं कि ऐतिहासिक बेरोजगारी इनके दौर में है और कोई भविष्य नहीं दिख रहा है। एक्सपोर्ट हमारा 350-400 बिलियन डॉलर के आसपास झूले में एक जमाने से है, वहीं झूल रहा है। रेमिटेंस के अलावा किसी एरिया में कोई ग्रोथ नहीं है। सर्विसेज और रेमिटेंस, 2 चीज छोड़ दीजिए। एफडीआई सूख गया है पिछले 3 सालों में। लेकिन इस सरकार को इतना लीपने पोतने वाला भीड़ मौजूद है और इतना अरेंज्ड मौजूद है कि वो इसके बावजूद इसको पॉलिश करके खूबसूरत दिखा रहा है। नहीं, इसमें एक आपकी बात सही है, मैं भी मानता हूं कि मीडिया को जिस तरीके से सरकार ने कैप्चर किया है, वो भारतीय लोकतंत्र के ही नहीं, दुनिया के अन्य लोकतंत्रों के इतिहास में भी अभूतपूर्व है। मीडिया आमतौर पर सत्ता के पक्ष में झुका रहता है, लेकिन वो झुकाव थोड़ा होता है, एक सोचा समझा हुआ झुकाव होता है, और ये काम बड़ी नफासत के साथ किए जाते हैं मीडिया। तो मीडिया में बड़ी पूंजी लगी होती है, बड़ी पूंजी सरकार के खिलाफ नहीं जा सकती, तो वो सरकार के पक्ष में झुक जाती है। लेकिन भारत में जिस तरीके से कैप्चर हुआ है, उसने इन तमाम जो मीडिया अपने आप को सरकार के दाईं तरफ रखना चाहता था, और अब आलोचना का अधिकार छोड़े बिना, यहाँ तो आलोचना का अधिकार क्या छोड़े बिना, आलोचना विपक्ष की आलोचना करना ही प्रमुख काम मीडिया ने बना लिया है। तो वो तो बात आपकी बिल्कुल ठीक है, और इसकी वजह से इनको बहुत फायदे मिलते हैं। वरना अगर मीडिया इनके खिलाफ हो जाए और उनकी आलोचना करने लगे, तो इनको कहीं मुंह छिपाने के लिए भी जगह नहीं मिलेगी। लेकिन इसमें एक पहलू और है, बाकी सारे मसलों में तो ये बात चलती है, ठीक बात है, लेकिन अर्थव्यवस्था एक ऐसा प्रश्न है जहां पर आप झूठा नैरेटिव चलाकर या झूठा आंकड़ा देकर कोई ज्यादा देर तक नहीं टिक सकते। अगर आपकी जेब गहरी नहीं है और उसके अंदर कहीं ना कहीं हर बार हाथ डालने में कुछ ना कुछ निकलता नहीं है जेब से, तो अंततः तो आपको रोटी नहीं मिलेगी बाजार में, आप जो मनचाही चीज नहीं खरीद पाएंगे, आपको अपने खर्चों में कटौती करनी पड़ेगी और कई तरह की समस्याएं आएंगी। तो रुपए का काम रुपए से चलता है, रुपए का काम नैरेटिव से एक सीमा तक चल सकता है, बाकी आगे नहीं चल सकता। अर्थव्यवस्था बहुत बुरी हालत में है इस वक्त। इनके पास जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो तकरीबन खत्म हो गया है। इसके लिए उन्होंने एक होल्डिंग टैक्स होता था, उसको कम करने की योजना बनाई है ताकि किसी तरीके से आकर्षित कर सकें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्ट। इनको ये भी पता है कि जो कृषि उत्पाद हैं जनता के बीच में सप्लाई होने वाले, उन कृषि उत्पादों के मामले में भी संकट आने वाला है, इसलिए उन्होंने देखिए चीनी का एक्सपोर्ट उन्होंने रोक दिया है, उसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया है। महंगाई की स्थिति, तेल के दाम तो कल बढ़े हैं, 42 महीने में जो थोक मूल्य सूचकांक है वो बढ़ के 8.3% हो गया, जो कि एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। तो अर्थव्यवस्था की हालत लगातार बहुत ज्यादा खराब हो रही है। मीडिया के जरिए कितनी लीपापोती करेंगे, मान लीजिए कुछ और लीपापोती कर लें, लेकिन अंततः तो वो संकट उनके सामने से। आपने कहा ये दिल्ली, जिस दिन उड़ीसा में लग रही है लंबी लंबी लाइनें, जिस दिन दिल्ली में और एनसीआर में लगने लगी लाइनें, तो उसको कहाँ छिपाएंगे, कैसे करेंगे उसको? जी, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन अब इस समय उन्होंने इनके साथ हमेशा ये है कि इनकी असफलताओं पर एक कवच डालने के लिए एक व्यवस्था, इनकी मीडिया बहुत कमाल की चीज होती है। हम लोग खुद ही नहीं जानते थे इसमें इतने साल रहने के बावजूद कि इतना कमाल करती है। अब हमें उन सब चीजों के बारे में जब आत्मावलोकन हम कर रहे हैं तो हमें ज्यादा समझ में आ रहा है। अब ये सब कुछ युद्ध पे डाल देंगे, और युद्ध पे डालने के लिए इनके सेनापति उतर चुके हैं। कोटक महिंद्रा वगैरह के जो चेयरमैन कह रहे हैं, वो सब इसी के लिए भूमिका बन रही है। सारी बहसें इस समय इसी पर केंद्रित है। अब सब चीज डाल दिया जाएगा कि दुनिया में हो रहा है। अब जैसे हमारे यहाँ कहा जा रहा है कि दुनिया में तो इससे ज्यादा महंगाई बढ़ी है, हमसे ज्यादा सबने महंगा किया है तेल और पेट्रोल, हमने थोड़ी अकेले किया है। अभी आंकड़े आपके सामने आ गए। इनके सामने वो नहीं है कि पिछले 12 साल से लगातार 30 रुपया डीजल पे ज्यादा बढ़ा के इन्होंने लिया है। वो तो उन देशों ने नहीं लिया था।
आपकी ये युद्ध की स्थिति आज आई है, आप तो युद्ध की स्थिति में देश में सत्ता में आते ही आपने डाल दिया था और डीजल पे 30 रुपए सीधे बढ़ा के देश को कठिनाई में डाल दिया था। कॉमन मैन को कम से कम उसको तो आपने जब आपने रूस से सस्ता तेल खरीदा, छूट पे आपको मिला, आपने उसका कोई लाभ लोगों को दिया नहीं। आप वैसे ही 30 रुपए ज्यादा लेते रहे जो ले रहे थे, वैसे ही पेट्रोल ज्यादा लेते रहे जो ले रहे थे। तो आपने कभी ये सब चीजें जनता से तो शेयर की नहीं, जनता से सिर्फ कठिनाई शेयर की। अब ये सारी चीजें इस तरह से बताएंगे कि हमारे यहाँ जो है हमसे ज्यादा बुरा इनके यहाँ। हमारा जो नरेटिव बनता है वो इस बात पे बनता है, और हमारा टेलीविजन चैनल रोज बनाता है कि पाकिस्तान में पेट्रोल किस भाव है। आपका जो 100 रुपए का भाव होगा उसको पाकिस्तान के 300 रुपए वाले भाव से गिरा देंगे। और इस देश की जनता, गलीबुल जनता, जिसको उन्होंने धर्म के आधार पर बांटने में सफलता प्राप्त कर ली है, वो ये देख खुश हो जाएगी कि पाकिस्तानी हमसे ज्यादा भिखमंगे हो गए, वो हमसे ज्यादा कठिनाई में है। ये चीज इनको सुकून देती है। तो एक नफरत का जो सामाजिक समझ है, एक सामाजिक समझ जो नफरत पर आधारित है, जिसको विकसित करने में ये सफल रहे हैं, वो इस तरह की चीजों को एब्जॉर्ब कर रही है। वरना किसानों की हालत इतनी बुरी है, जो किसानी कर रहे हैं वो जानते हैं। गरीब मजदूरों की हालत इतनी बुरी है कि अभी एक लगभग विद्रोह जैसा हुआ नोएडा के चारों, दिल्ली एनसीआर के ही चारों तरफ हुआ था। उसमें कुछ लोगों को, कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं वगैरह को पकड़ के उस पे अंतर्राष्ट्रीय साजिश, नक्सल फक्सल लगा के किसी तरह उसको ढकने में कोशिश की गई। उस कठिनाई को नहीं देखा जा रहा है कि 12 साल से उनकी कोई मजदूरी नहीं बढ़ी, इस बीच हर चीज दुगने दाम पे हो गई। आप इस कठिनाई को, ये सामान्य कठिनाई है, मकानों के किराए उराए, ये सब हम लोग इन सबको जानते नहीं कि उनके ऊपर कितनी कठिनाइयां आ रही हैं, लेकिन इन सबको एब्जॉर्व कर रहा है हमारा सूचना तंत्र। ये असाधारण काम कर रहा है इस सरकार के पक्ष में। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप सोच सकते हैं कोई मनमोहन सिंह या किसी की सरकार, कांग्रेसी सरकार, 96 रुपए में डॉलर के अगेंस्ट रुपया पहुंच जाता और इस देश में सब शांति बनी रहती। क्या हुआ? 96 कल क्रॉस कर गया, 100 क्रॉस कर जाएगा। आप देखिएगा ये देश एब्जॉर्व करता हुआ मिलेगा बेशर्मी से। ये नफरत पे पल रहा है। इस पूरे समाज को इन्होंने नफरत पे पाल दिया है, और नफरत जब होती तो आंख को उसमें पीलिया हो जाता, अंधी हो जाती है। देखिए, आपके ये जो ऑब्जर्वेशंस हैं, आपके अवलोकन हैं, ये हकीकत पर आधारित हैं। ऐसा हो रहा है हमारी आंखों के सामने, तो हम ये अवलोकन करने के लिए बाध्य हैं। लेकिन इससे एक निष्कर्ष भी निकलता है, जो मेरे ख्याल से मैं आपके सामने रख रहा हूं, आप इस पर विचार कीजिए। वो निष्कर्ष ये निकलता है कि एक जमाना था जबकि चुनाव लड़ना और उसका संबंध कुछ ना कुछ सरकार की नीतियों से होता था। चुनाव परिणामों का संबंध सरकार की नीतियों से होता है, सरकार की गलतियों, सरकार की खामियों और खूबियों से उनका संबंध होता था। चुनाव की दुनिया इतनी ऑटोनोमस, इतनी अलग नहीं थी कि वो बिल्कुल गवर्नेंस से या शासन देने से पूरी तरीके से कटी हुई हो। तो जो प्रचार, प्रोपेगेंडा, नैरेटिवाइजेशन, नैरेटिव चलाना, लोगों को झूठी कहानी सुनाना, झूठे आंकड़े देना, ये सब हिंदू मुसलमान करना, मीडिया पे कैप्चर, इन सब टेक्नोलॉजीज का, इन सब इस प्रौद्योगिकी का सहारा लेकर ऐसा लगता है कि इन्होंने चुनाव लड़ने और जीतने या हारने का जो सेक्टर है, उस सेक्टर को राजनीतिक यथार्थ से काट दिया है, राजनीतिक और आर्थिक यथार्थ से काट दिया है। क्योंकि ये सब हो रहा है इस देश में। जो बदहाली कोई खाड़ी युद्ध से शुरू नहीं हुई है, आर्थिक बदहाली तो लंबे अरसे से चल रही है, और इसको बात को कहा भी जा रहा है, लेकिन ये चुनाव लगातार अपने वहां पर जीतते रहते हैं। बिल्कुल, आपने बहुत सही जगह चीजों को पहुंचाया इस आर्गुमेंट के साथ। ये सिर्फ भारत में ही नहीं है, आजकल दुनिया में ये जो डेमोक्रेसीज हैं, डेमोक्रेसीज में सोसाइटी को डिसीव करना, एक मतलब एक पूरे समाज को धोखा देने में सफल होना, ये जो है लोकतांत्रिक देशों में चुनावी सफलता के लिए एक गुणसूत्र पैदा हो गया ये। और दुनिया में बहुत सारे राजनेता आज के नए जो सूचना के उपकरण हैं उनका इस्तेमाल करके और बहुत सारे दूसरी चीजों को करके, जैसे भारत में एक नई विधि आ गई है कि चुनाव के वक्त आप एकाएक समाज को रिश्वत दे देते हैं
आप किसी के अकाउंट में 10,000 डाल देते हैं, औरत के अकाउंट में किसी को 15,000 दे देते हैं, किसी को कोई छूट दे देते हैं, किसान के अकाउंट में 6,000 रुपए उसी दिन टर्न से जाता है और उसकी घोषणा की जाती है। फिर उनकी लिस्ट, लाभार्थी एक शब्द आ गया है, लाभार्थी, वो आदमी जो पिछले 12 साल से भिखमंगा बना हुआ है, आत्महत्या पे मजबूर है, उसको ठीक चुनाव के वक्त लाभार्थी बना दिया गया, 5,000 रुपए उसके अकाउंट में डाल के। और एक आदमी ये बताने पहुंच गया है कि मोदी जी तुम्हारी कितनी फिक्र करते हैं, देखो तुम्हारे अकाउंट में कल आया कि नहीं पैसा, देख के बताओ, देखो आ गया होगा। तो वो आदमी अपनी सब चीजें 12 साल से सहन करता हुआ जो है उनको भूल के उस 5,000 रुपए को लेने के लिए बैंक दौड़ा हुआ जाता है, और उसके हाथ में जब वो पैसा आता है तो वो भगवान समझने लगता है। क्योंकि एक और उनको इतना विपन्न, इतनी कठिनाइयों में डाल देना कि उनको अपने जीवन का मतलब ही की व्याख्या करने में असफल हो जाए, और फिर एकाएक उन पर राहत की एक बूंद टपका के उनका वोट ले लेना, ये जो ट्रिक है। और ये चुनाव खत्म होते ही वो आदमी फिर डिसीव अपने को महसूस करता हुआ फिर छाती पीटता हुआ मिलता है कि उसका घर गिर रहा होता है, उसका किराया बढ़ रहा होता है, वो बच्चे की फीस नहीं दे पा रहा होता है, वो खाना ग्रोसरी नहीं खरीद पा रहा होता है। वो सब कठिनाइयां फिर कल उसके सामने उसी तरह से उतनी ही बड़ी होके आती है, फिर वो सड़क पे भी आ जाता है, लेकिन उस समय वो डिसीव कर लिया जाता है जिस समय वो वोटिंग बूथ में जा रहा होता है। तो इन सब चीजों के बारे में शास्त्र विकसित हो गए हैं और शास्त्री विकसित हो गए हैं, जो जनता को डिसीव करने के लिए लोकतांत्रिक देशों में तरह तरह की योजनाएं और प्रपंच बना रहे हैं। और आज के बहुत सारे सत्ताधीश उसका लाभ उठा के चुनाव जीतने में सफल होते रहे हैं, और बेईमानियां तो है ही है। इसलिए हम चुनाव पर इस असंतोष को इसका आकलन नहीं कर सकते चुनाव के नतीजों से। तो क्या आपकी भविष्यवाणी ये है शीतल जी कि 2024 में जो हुआ था, जी, जब लाभार्थी उस वक्त भी थे, मीडिया भी उस वक्त भी कैप्चर था, सरकार ने बहुत शानदार विधानसभा चुनाव भी जीत लिए थे, जी, 400 पार का नारा दिया जा रहा था, जी, हर तरह की ये जो आज तमाम हथकंडे हैं, एक दो हथकंडों को छोड़ के जो नए आए हैं SIR वगैरह, उनको छोड़ के बाकी सारी चीजें वैसी ही थी। फ्री अनाज तब भी दिया जा रहा था, लोगों के सामने टुकड़े तब भी फेंके जा रहे थे। जी। तो वो 2004 जो 2024 में जो हुआ था, उसके दोबारा घटित होने की अब अ, कोई अंदेशा नहीं है। मुझे लगता है कि अब तो 2029 में मुझे ये अंदेशा नहीं दिखता। हम्म, अगर ये जो जो डीसी इस समय सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के मामले में, कल उस पर कोर्ट की जो टिप्पणी है, हम्म, अगर कोर्ट उस टिप्पणी पर के हिसाब से फैसला देती है, हम्म, कल की आपने शायद उस पर ध्यान दिया होगा। जी जी, कल कोर्ट ने कहा कि ये तो आपने जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था, आपने उसकी सीधी अवहेलना कर रखी है। आप ये तो जिस तरह से आप चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कर रहे हैं, जिसमें प्रधानमंत्री और एक मंत्री मिलकर नियुक्ति कर ले रहा है, तो ये तो इस धारणा के विरुद्ध है जो हम लोगों ने कहा था। ये कल कोर्ट ने कहा। लेकिन अब कोर्ट का तो अजीब रहता है, टिप्पणी कुछ होती है, ऑर्डर कुछ आता है, ऑर्डर आने में क्या-क्या चीजें क्या भूमिका कर लेकिन देती शीतल जी 2024 में ये याचिका डाली गई थी। है। जी, 2024 की याचिका का अब 2 वर्ष बाद अदालत ने उसके ऊपर सुनवाई शुरू की जी, और साथ में मतलब कुछ उत्साहवर्धक अवलोकन जजों की तरफ से आ रहे हैं। जी, लेकिन साथ में ये भी आ रहा है कि क्यों ना इस मामले को हाँ। एक बड़ी संविधान बेंच को सौंप दिया जाए। यस, यस, खतरा अगर यही है। इतनी बड़ी संविधान बेंच को ही सौंपा जाएगा, हाँ, तो फिर से कई ये वर्षों के 2-3 लिए। साल फिर से ये हाँ, 2-3 साल पीछे चला जाएगा और बिल्कुल, उसमें 27 का उत्तर प्रदेश का चुनाव भी निकल जाएगा और 29 का लोकसभा चुनाव भी चल निकल जाएगा और उसके यस। बाद होता रहेगा फैसला, तब देखा जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। यही जो खतरा है इस दौर में हुँ, कि किसी समस्या का की ना अर्जेंसी कोई समझ रहा है या जानबूझ के नहीं समझ रहा है। हमारे आपकी आँखों के सामने एक प्रहसन चलाया जाता है, जिसमें हम ये कन्फ्यूज़ रहते हैं कि न्यायपालिका भी है। हुँ, उसके अस्तित्व को लेके हम बार-बार कन्फ्यूज़ होते हैं हुँ, और हम उस पे झूठा विश्वास करने पे मजबूर होते हैं कि हाँ, हमें विश्वास है कि हमारे यहाँ न्यायपालिका है, न्याय होता है। लेकिन एक्चुअली हमारे साथ न्याय कभी नहीं होता। बार-बार हमारे साथ अन्याय होता है और हम पे एक अन्याय ये भी होता है कि हमें इसके बावजूद मजबूर कर दिया जाता है कि हम कहते हैं नहीं, नहीं न्यायपालिका है, न्याय न्याय की एक आशा है। हम उस मरीचिका में जीते हुए मरते रहते हैं। तो अंतिम प्रश्न आज की चर्चा का ये है, जो मैं एक तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरह आपके सामने पेश कर रहा हूँ। क्या आपको लगता है कि
जल्दी ही इसी तरह से अगर अव्यवस्था बनी रही तो पेट्रोलियम राइट्स, पेट्रोलियम पदार्थों के लिए झगड़े फसाद या झंझट या विवाद ये होने की नौबत आ जाएगी। निश्चित तौर पर सिर्फ पेट्रोलियम की बात नहीं है, मजदूरों की मजदूरी के सवाल, ये किसानों के सवाल, अभी जुलाई से अगस्त से खाद की समस्या शुरू होगी। तरह तरह की अनारकी के लिए हमारे यहाँ बीज डालने में ये सरकार सफल रही है। अब कौन सी अनारकी में क्या, मतलब किस वजह से कहीं कोई अनारकी पैदा होगी, हम उसकी आज व्याख्या भी नहीं कर सकते। वो तो जब होगी तब हम उस पर बात कर रहे होंगे, लेकिन बीज इतने पड़ गए हैं कि उसके लिए मतलब कुछ कहने की गुंजाइश नहीं है, कभी भी कुछ भी कहीं कठिनाई हो सकती है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद शीतल जी, आपने बहुत गहन विश्लेषण किया और जो देश में ऊर्जा संकट की स्थिति है उसका राजनीति से, चुनाव से किस तरह संबंध है, सरकार किस तरह उसे प्रबंधित कर रही है, इन बातों पर रोशनी डाली। और ये तो बातें अब हमें रोज हर दूसरे तीसरे दिन इनका मुकाबला करना होगा, इनको देखना होगा कि नया परिवर्तन क्या हुआ। जल्दी ही ऐसे ही किसी सवाल पे हम लोग फिर मिलते हैं।